मैं डॉक्टर शैलेश लूनावत हमारी इस खास पेशकश सेहतनामा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सेहतनामा हर अंक में लेके आता है एक विशेषज्ञ डॉक्टर को। आज हमारे साथ हैं मनोरोग चिकित्सक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मनीष बुरासी। मनीष, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर, धन्यवाद। इस एग्ज़ाम रिजल्ट के सीज़न में हमारे साथ में मनोचिकित्सक हैं, तो हम आज चर्चा करेंगे बच्चों के बारे में, बड़ों के बारे में, रिजल्ट के बारे में, उससे होने वाले अवसाद, डिप्रेशन, साइकोसिस और एडिक्शन के बारे में। तो डॉक्टर मनीष, मैं शुरुआत करना चाहूँगा। अप्रैल का महीना आ गया है, सारे एग्ज़ाम हो गए हैं, अब रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट्स बच्चों के ऊपर पढ़ाई का टेंशन, पेरेंट्स का जोर, टीचर का डंडा, और थोड़ा भी ऊपर नीचे हो तो बच्चे आजकल गलत स्टेप ले लेते हैं और नहीं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम कैसे पहचानेंगे बच्चा या बड़ा डिप्रेशन में जा रहा है अपनी चीज़ों को देखते हुए? देखिए सर, क्या होता है ना एक्चुअली कि आजकल हर पेरेंट्स की अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है। उसी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक वो बच्चों को मतलब एजुकेशन देते हैं और कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस हमेशा लगी हुई रहती है और बच्चे उसी एक्सपेक्टेशन से अपना रिज़ल्ट भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा है कि जो बच्चों ने चाहा कि इतने परसेंटेज आ जाए और उतने परसेंटेज नहीं आ पाते हैं और कहीं ना कहीं फेलियर होता है। तो उसके बाद क्या होता है, बच्चे अपने अपने आप को अपने में रखना चालू कर देते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप, उदास रहते हैं, कम बातें करते हैं, अपनी बातें जो उनको एक्चुअली में शेयर करना चाहिए अपने बड़ों से या अपने फैमिली मेम्बर से या अपने फ्रेंड से, वो बातें शेयर नहीं करते हैं, उदास रहते हैं। धीरे धीरे उनको नेगेटिव थॉट्स आना चालू हो जाते हैं और वो नेगेटिव थॉट्स इतने बढ़ जाते हैं जिसके चलते वो कई बार है ना ऐसे कुछ कदम उठा लेते हैं जो उनको उठाना नहीं चाहिए, जैसे कि सुसाइड। तो इस तरह की चीज़ें आजकल बहुत देखने को मिल रही है क्योंकि बच्चे क्या होता है अपने आप को आइसोलेट करते हैं और वो जो कम्युनिकेशंस होते हैं दूसरों से करना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम कर देते हैं और जिसके चलते हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो जिस बच्चों में भी इस तरह के लक्षण दिखे कि जो उदास है, कम बातें कर रहे हैं, जो चीज़ों में खुशी मिलती थी पहले वो चीज़ें करना बंद कर दिया उन्होंने, जैसे उनको खेलना पसंद है, बातें करना पसंद है, डांसिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, वो सब चीज़ें अगर कम कर देते हैं और अपने आप में रहते हैं तो उन बच्चों को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करना चाहिए हमें। इस पे ध्यान देने के लिए सर्वप्रथम पेरेंट्स रहते हैं या शिक्षक रहते हैं? किसको ध्यान देना चाहिए? और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट, जैसे आपने बताया बच्चा अपने आप को अलग कर लेता है, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो शिक्षक को या उसके अभिभावकों को या पेरेंट्स को देखना चाहिए कि जिस समय मालूम पड़े कि जो उसका रिजल्ट आया था वो उसको गलत डायरेक्शन में तो नहीं ले जा रहा है? देखिए, दोनों का ना जो रोल होता है ना वो अपने आप में दोनों का रोल महत्वपूर्ण है, वो चाहे पेरेंट्स हो या टीचर्स हो। पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, उनका जो भी व्यवहार में परिवर्तन होगा उसको बहुत जल्दी से भांप लेते हैं। तो अगर वो टीचर्स हो या पेरेंट्स हो, अगर वो देखें कि उस बच्चे में अगर किसी भी तरह के चिड़चिड़ापन है, छोटी छोटी बातों पे अत्यधिक चिड़चिड़ा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं या उदासी भरी बातें कर रहे हैं, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, पहले के मुकाबले अभी जो इफ़िशिएंसी है काम करने की वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, या इस तरह के लक्षण अगर घर में देखने को मिले कि बच्चा अगर सो नहीं पा रहा है, इंसोम्निया से ग्रसित है और पूरे टाइम अकेले बैठा रहता है, तो वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट साइंस होते हैं जो कि दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चा मानसिक बीमारी की ओर अग्रसर हो रहा है। इस समय अभिभावकों को कब मानसिक रोग चिकित्सक से मिलना चाहिए, और उसके जिसे हम कहते हैं कि मानसिक रोग चिकित्सक क्या इलाज कर सकता है उनका कि सही रोकथाम हो जाए इन चीज़ों की? देखिए, कभी भी जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरह के साइंस अगर देखने को मिले बच्चों के अंदर कि उदासीनता के साइन देखने को मिल रहे हैं या ऐसे बच्चे जो अपने आप में बड़बड़ा रहे हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं, आसपास कोई नहीं है, अजीब सा अगर व्यवहार कर रहे हैं जो पहले कभी देखा नहीं गया, और खाना कम कर दिया है, सोना कम कर दिया है या अत्यधिक बोल रहे हैं, तो ये सब लक्षण होते हैं किसी न किसी मानसिक बीमारी के। और अगर ये लक्षण काफ़ी टाइम से दिख रहे हैं और उसके कारण इनको दिनचर्या में दिक्कत आ रही है, तो तुरंत अपने बच्चों को किसी भी मानसिक मतलब साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, इवैल्यूएट कराएं और ट्रीटमेंट चालू कराएं। ट्रीटमेंट किस तरीके का हो सकता है? केवल काउंसलिंग या दवाइयाँ? देखिए, ये डिपेंड करता है कि किस तरह की मानसिक बीमारी है, सीवियरिटी कितनी है, इंटेंसिटी कितनी है, उसके हिसाब से वो बीमारी का जो इलाज होता है वो डिसाइड होता है। अब वो जैसे कि काउंसलिंग भी हो सकती है, मतलब साइकोलॉजिकल थेरेपीज जिसे कहते हैं हम, और एक होती है मेडिसिन्स।
तो दोनों का ही अपना महत्वपूर्ण योगदान रहता है। काउंसलिंग में बहुत अलग अलग तरह की काउंसलिंग थेरेपीज़ होती है जिसको हम कर सकते हैं, जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का नाम सुना है, डीबीटी हो गई या बिहेवियर थेरेपी है। ये सब थेरेपीज़ काउंसलिंग थेरेपी का पार्ट होता है। और साथ में हम जो आजकल नई नई मेडिसिन आ गई है, तो मेडिसिन का भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर सही टाइम पे हम शुरू करते हैं तो जो भी इस बीमारी से ग्रसित होते हैं बहुत जल्दी ही इम्प्रूवमेंट शो करते हैं। आप एक प्रोफेसर हैं, पढ़ाते भी हैं कॉलेज में, और ऐसे स्टूडेंट बहुत इंटरेक्ट होते हैं आपके साथ में। तो डॉक्टर मनीष, आप ये बताएं उन स्टूडेंट को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए क्या होता है ना, जैसे कि अब जैसे मैं भी एक कॉलेज में हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, मेडिकल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि ना जिन बच्चों को इस तरह की परेशानी होती है वो अपने आप को एकदम कटा हुआ महसूस करते हैं और अपने दोस्तों से बात करना बंद कर देते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और हमें हमेशा जो एज अ टीचर बात करूं या मैं एज अ पेरेंट बात करूं या एज अ फ्रेंड बात करूं, हमें हमेशा अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे अगर कोई भी लोग हमें दिखते हैं जो अपनी बातें बता रहे हैं हमें, तो उनकी बातों को ध्यान से सुने और उस पर हम अकॉर्डिंगली मतलब एक्शन ले ज़रूरत पड़ने के अनुसार। ये तो हुई बच्चों की बात। बड़े जॉब में डिससेटिस्फेक्शन, बॉस से नहीं पटना, कलीग से नहीं पटना, इसके कारण से भी एक अंदर मनी मन कुछ अलग तरीके की विकृति उत्पन्न होती है। उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम बड़ों में, एडल्ट्स में? देखिए क्या होता है कि जो अडल्ट्स होते हैं, अडल्ट्स और अगर बच्चों की बात करें तो मानसिक बीमारियां जो होती है बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती है। डिप्रेशन बच्चों में भी देखने को मिलता है और बड़ों में तो कॉमन है ही। तो जो बड़े होते हैं, अगर किसी भी तरह की अगर मानसिक बीमारी उनको भी होती है, तो वो भी उनमें व्यवहार में सबसे पहले परिवर्तन देखने को मिलेगा। अपने लोगों से कट जाएंगे, चिड़चिड़े, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन करेंगे, काम की जगहों पे ना सब चीज़ें गड़बड़ कर देते हैं, गुस्सा करना चालू कर देंगे छोटी छोटी बातों पे, सोएंगे नहीं, खाना कम कर देंगे, उदास रहेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे। हमेशा एक उनके आसपास जो होता है वो नेगेटिव एनवायरनमेंट ही रहता है। कोई भी उनसे बात करना पसंद इसलिए नहीं करता क्योंकि वो जब भी उनसे बात करें तो बोलेंगे कि नहीं हमें तो, मतलब नेगेटिव बातें करते हैं और अजीब सा व्यवहार करेंगे, चिड़चिड़ा मतलब अपने आप से बड़बड़ाएंगे, बातें करेंगे, शक करना चालू कर देते हैं। अगर आसपास कोई अगर लोग, दो तीन लोग अगर बात कर रहे हैं उनकी तरफ देख के हंस दिए तो बोलेंगे कि हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह के मानसिक लक्षण होते हैं जो देखने को मिलते हैं और वो उसी से मानसिक बीमारी उत्पन्न होती है। इन्हीं के कारण से मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे हों बड़े हों, कुछ गलत लत लग जाती हैं, ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन। तो इनका कोई कोरिलेशन है उसके साथ में? हाँ जी, बिल्कुल है, क्योंकि अगर ना पेरेंटिंग अच्छी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं बच्चों पे भी उसका दुष्प्रभाव होगा। अगर किसी भी तरह की, अगर पेरेंट्स के अंदर कोई साइकियाट्रिक इलनेस है, किसी भी तरह की, बहुत तरह की साइकियाट्रिक इलनेसेस होती है, तो उसके चलते पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। और बच्चे अगर बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे तो बच्चों को बहुत कोमल होते हैं बच्चे हमेशा चाहते हैं कि उनकी बातें कोई सुने, वो अपनी बातें अपने पेरेंट्स से शेयर करें, उनको सही गाइडेंस मिले, किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जाती है वो चीज़ पेरेंट्स से सीखने को मिले। तो जब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, तो उसके चलते है ना बच्चे कहीं ना कहीं, आजकल जो वातावरण हो गया है कि हर बच्चों को बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गए हैं किसी भी तरह के नशे, तो वो नशों की लत में चले जाते हैं। या वो नशा कुछ भी हो सकता है, चाहे स्मोकिंग हो या फिर अल्कोहल हो या और बड़े नशे जो होते हैं, जैसे हम गांजा जिसे कहते हैं, वीड आजकल नाम से फेमस है, तो गांजा हो गया, या फिर किसी तरह की जैसे इंजेक्शंस वाले नशे, ओपियोइड, स्मैक, हीरोइन। और आजकल जो नया देखने को मिल रहा है वो तो और भी बड़ी चीज़ है। जैसे क्या हो रहा है कि बच्चों को टाइम नहीं मिल पा रहा है पेरेंट्स का, तो बच्चों ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है एस्केपिज्म का, वो है जैसे गेमिंग डिसऑर्डर। आजकल बच्चे ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, पेरेंट्स जो आ रहे हैं अपने बच्चों को लेके, वो मोस्टली आ रहे हैं कि या तो मोबाइल फ़ोन एडिक्शन है या फिर गेमिंग डिसऑर्डर। पूरे टाइम मतलब घंटों घंटों अपने वो वीडियो गेम्स के अंदर व्यतीत करते हैं। आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि अच्छी पेरेंटिंग। अब आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ ज़्यादा हो गई हैं, एक या दो बच्चे होते हैं और दोनों पेरेंट्स काम करने वाले होते हैं। तो इनका क्या फैक्टर रहता है? अगर हम बच्चों को बाइयों के भरोसे, दाइयों के भरोसे, बाइयों के भरोसे छोड़ते हैं तो उसमें ग्रूमिंग में और इस तरीके की डिजीज़ उत्पन्न होने में कुछ फ़र्क पड़ता है या ज़्यादा होती है उनमें? नहीं, डेफिनेटली, मतलब आपने एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात कही, न्यूक्लियर फैमिली वर्सेस जॉइंट फैमिली। अगर मैं आपसे एक डाटा शेयर करूं तो जो भारत के अंदर साइकियाट्रिक इलनेस का जो प्रेवलेंस था वो कम था, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर था जॉइंट फैमिली। आज भी हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली में लोग रहना पसंद करते हैं, और जिन जगह पे जॉइंट फैमिली होती है वहाँ पर साइकियाट्रिक इलनेस दिखने के चांसेस कम होते हैं,
क्योंकि ऐसी फैमिली में क्या होता है, वातावरण बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को दिक्कत हुई तो उनके लिए पास 10 लोग अवेलेबल हैं जिनसे वो अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, उनकी बातें सुनने वाले हैं। तो उनको डिप्रेशन या एंग्जाइटी कभी हो ही नहीं पाती है, वो अकेलापन महसूस ही नहीं कर पाते। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब दूसरी बात, जैसे आपने बताया कि जो पेरेंट्स न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, कि जो काम कर रहे हैं और बच्चों को अपने दाई या फिर नैनी के हाथों सौंप देते हैं, वो बहुत गलत होता है। क्योंकि माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ बाप जिस तरह से बच्चे को अपब्रिंगिंग करेंगे, वो दाई या नैनी कभी नहीं कर पाती। और जो वार्मथ जो पेरेंट्स से मिलती है, वो सिर्फ पेरेंट्स से ही दे सकते हैं। तो बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं साइकोलॉजिकली, फिजिकली, हर तरह से बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं अपने माँ बाप से बातें शेयर करने में, ना कि अपने कोई दाई या नैनी से। डिप्रेशन, साइकोसिस, शिज़ोफ्रेनिया और एग्रेशन, ये अलग अलग टर्म हैं लेमैन की भाषा में। तो इन चारों को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? देखिए, क्या है कि जो मानसिक बीमारियां हैं वो अलग अलग तरीके से डिवाइड करी हुई है। जैसे कि कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, और सीवियर मेंटल इलनेसेस। सीवियर मेंटल इलनेस में आता है स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये जो बीमारी होती है, डिप्रेशन और जैसे मूड डिसऑर्डर हो गया, डिप्रेशन हो गया, तो इनमें क्या होता है कि ना ये सबसे कॉमन है देखने में। अगर मैं बात करूँ अपने भारत में, तो भारत में करीबन 45 मिलियन लोग अभी डिप्रेशन से ग्रसित होंगे और करीबन 44 मिलियन लोग एंग्जाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित है। और शिज़ोफ्रेनिया हमें देखने को मिलता है करीबन 1000 में से 2 या 3 लोगों में हमें शिज़ोफ्रेनिया देखने को मिलता है। अब इनके लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर इंसान के लिए जो लेमैन है उसके लिए डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर वो सब एक ही है। तो डिप्रेशन में क्या होगा, डिप्रेशन में है ना करीबन 2 हफ्ते, अगर कोई भी मरीज़ को डिप्रेशन है तो 2 हफ्ते के लिए उसको एक सिम्टम्स होंगे, देखने को मिलेंगे कि वो उदास रहेंगे, अपने आप में रहेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे, आइडियाज़ ऑफ होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, ये सब थॉट्स बार बार आते रहते हैं, नींद की कमी होती है। अगर ये लक्षण 2 हफ्ते तक है किसी भी अगर मरीज़ के अंदर, तो वो डिप्रेशन का शिकार है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बात करूं, जो कि सबसे कॉमन है इस दुनिया में मानसिक बीमारी, तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर के जो मरीज़ होते हैं उनमें चिंता बहुत देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा अत्यधिक चिंता करते हैं वो। पूरे टाइम कोई ना कोई बात को लेके टास्क उनके दिमाग में चलता रहेगा, उसके चलते उनको बेचैनी, घबराहट, रेस्टलेसनेस, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाना, नींद नहीं आना, ये सब लक्षण होते हैं। तो ये हो गया एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अगर हम शिज़ोफ्रेनिया की बात करें, तो शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ जो होते हैं वो ज़्यादातर अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं, नहाने धोने का ख्याल ख़त्म नहीं रख पाते हैं, अपने आप से अकेले बैठे रहेंगे तो बातें करते रहेंगे, शक या वहम बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको जो चीज़ नहीं है इस दुनिया में वो चीज़ दिखाई या सुनाई देती है, जैसे हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। तो ये लक्षण हमें जनरली स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिलते हैं। तो ये जो होते हैं मोटा मोटा जो बड़े जो अडल्ट होते हैं, इनमें काफ़ी देखने को मिलते हैं डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया। ये डिप्रेशन और एग्रेशन, एग्रेशन कौन सा वाला फेज होता है ये जिसमें आक्रामक हो जाते हैं मरीज? हाँ, देखिए मैं बता दूँ, देखिए एग्रेसिव तो कोई भी हो सकता है, मतलब इरिटेबल एग्रेसिवनेस ये हमें डिप्रेशन में भी देखने को मिल सकती है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर में भी देखने को मिल सकता है, स्किज़ में भी देखने को मिलता है, स्किज़ोफ्रेनिया में भी देखने को मिल सकता है। बट ये डिपेंड करता है कितना सीवियर है। जो डिप्रेशन का मरीज़ होगा वो बहुत लाचार महसूस करता है, तो इसलिए उसको छोटी छोटी बातों पे ना इरिटेबिलिटी, उनका थ्रेशोल्ड कम हो जाता है, तो इरिटेबल हो जाते हैं और थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं जब उनकी कोई बातें सुने ना। बट वहीं अगर स्किज़ोफ्रेनिया का जो मरीज़ होगा, वो उसको कोई बाहर का स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है गुस्सा होने के लिए। वो अकेला बैठा हुआ है तो अचानक से गुस्सा हो सकता है, अचानक से गुस्सा हो सकता है, बिना किसी बात के वो चिड़चिड़ाएगा, गुस्सा करेगा, और इतना अत्यधिक गुस्सा हुआ कि किसी को जान से भी मार सकता है बिना किसी रीज़न के। तो ये जो अग्रेशन है वो दिखेगा किसी में भी, पर जो स्किज़ोफ्रेनिया वाले मरीज़ होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा तेज़ और तीव्र देखने को मिलता है। तो एक महीन सी लाइन होती है इन बीमारियों के बीच में, और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पेरेंट्स को, टीचर्स को या घर के किसी भी सदस्य को इमीडिएटली मनोरोग चिकित्सक के पास पहुंच जाना चाहिए। आपकी राय यही कहती है। अब आज का है डिजिटल प्लेटफॉर्म, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने करंट टॉपिक छेड़ा है, लेटेस्ट में जो चल रहा है, गेमिंग डिप्रेशन, गेमिंग साइकोसिस। और इसके कारण से बच्चों का न पढ़ाई में मन लग रहा है, न कोई चीज़ वो कर पाते हैं, और अंतिम स्टेज तक पहुंचते पहुंचते कई सारे बच्चे इवन सुसाइडल अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ये गेमिंग एडिक्शन क्या चीज़ है, इससे कैसे बचा जा सकता है, पेरेंट्स का क्या रोल है, टीचर्स का क्या रोल है, और हम समाज में इस गंदी चीज़ को कैसे रोक सकते हैं?
देखिए, गेमिंग डिसऑर्डर अब इस हद तक बढ़ गया है कि पहले तो इसको जितने भी रिसर्चर्स थे वो इसको कोई बीमारी नहीं मानते थे। आज भी कुछ रिसर्चर्स के हिसाब से ये बीमारी नहीं है, बट रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने 2018 में अपना जो आईसीडी 11 में संशोधित करा है उसको एक बीमारी का रूप दिया है, जिसे कि गेमिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। गेमिंग एडिक्शन जो है बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है आजकल, स्पेशली जो एडोलेसेंट ग्रुप है उनमें इतना कॉमन हो गया है कि हमारे पास जो भी ज़्यादातर ओपीडी में जो पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, उनमें मोस्टली हमें यही देखने को मिलता है कि डॉक्टर साहब ये हमारा जो बच्चा है अपना कमरा बंद करके बैठा रहता है। हम अगर नॉक करते हैं तो चिड़चिड़ाएगा, गुस्सा करेगा और चिल्लाता है हम पे बिना मतलब के, हमें कमरे में आने नहीं देता है, स्कूल नहीं जाता है, बहाने बनाएगा रोज़ किसी ना किसी तरह के, और अपने आप में रहेगा। हमें बस ये लगता है कि कुछ ना कुछ तो वो गेम खेलता रहता है क्योंकि आवाज़ आती रहती है कमरे में से। तो आजकल क्या हो गया है कि ये जो बच्चे हैं 10-10, 12-12, 15-15 घंटे बिना खाए पिए वीडियो गेम्स में लगे रहते हैं और वो खेलते रहते हैं, जिसके चलते वो लोग अपना जो भी डेली रूटीन का वर्क है वो सब ख़त्म कर देते हैं, उसको नेगलेक्ट करते हैं, स्कूल की छुट्टियां करने लग जाते हैं, दोस्तों से कटने लग जाते हैं, जो मिलने जुलने वाले हैं उनसे मिलते नहीं हैं, और अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं, नहाने धोने का ख्याल नहीं रखते हैं, नींद गड़बड़ हो जाती है। तो ये जो है इस तरह के बच्चे आजकल गेमिंग डिसऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी लत बढ़ती जा रही है, देखने को मिल रही है। तो बच्चों को हमें मोबाइल, टैब, आपने कहा एडोलसेंट ग्रुप मतलब 12 से लेके 18 तक की एज ग्रुप वाले सबसे ज़्यादा प्रोन रहते हैं इस चीज़ के लिए। तो हम ये चाहेंगे कि उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में सिर्फ पढ़ाई के हिसाब से उनको टैब, जैसे आज टैब मैंडेटरी हो गया है, तो जब हम टैब देते हैं तो उसमें क्या रोकथाम कर सकते हैं, मोबाइल को किस तरीके से यूज़ करना आप सिखाते हैं, बच्चों को कैसे ट्रेन करते हैं आप? देखिए, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहूँ कि अगर आपने आजकल देखा हो तो जिनके जो बच्चे होते हैं 2-3 साल के जैसे ही होते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को खाना खिलाने के लिए या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं। शुरुआत वहाँ से होती है। बच्चे को हमें पता ही नहीं चलता, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कब बच्चे को मोबाइल एडिक्शन के जाल में फंसा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ती जाती है, और उस तरह के बच्चे स्टबर्न और इरिटेबल हो जाते हैं। उनको अगर टाइम नहीं दिया जाता है वीडियो मतलब मोबाइल देखने के लिए या टीवी देखने के लिए, तो बहुत चिड़चिड़ाते हैं। अब बात रही कि जैसे कोविड एरा आया, कोविड एरा में क्या हुआ कि स्कूल बंद हो गए थे। स्कूल बंद होने के कारण ऑनलाइन क्लासेस हुई तो टैब दे दिए गए, बट वो टैब का क्या हुआ कि सही यूज़ नहीं हुआ। बच्चों को 2-3 घंटे की क्लासेस के बाद आइडियली वो टैब पेरेंट्स को ले लेना चाहिए था, बट वो पेरेंट्स ने उनके पास ही रहने दी है। तो क्या हुआ, ड्यू टू इजीली एक्सेसिबल टू ऑल इंटरनेट थिंग्स, बच्चे जो नहीं चाहते हैं वो भी चीज़ों का एक्सेस करते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है, उनका स्क्रीन टाइम बढ़ता है और गेमिंग की तरफ बढ़ते हैं, और भी दूसरी चीज़ें जो नहीं उनको देखना चाहिए वो भी एक्सेस हो जाती है। तो आइडियली पेरेंट्स को टाइम डिसाइड करना चाहिए कि इतने टाइम के लिए देना है और उस पर्पज़ के लिए देना है, उससे ज़्यादा उनको इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाए। मानव प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है, जिस चीज़ को हम रोकेंगे वह छुप के ज़्यादा बढ़ के करता है, तो उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? देखिए, मैं तो ये मानना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसके अंदर भी वही सही साबित होता है। अब बात करें कि अगर आप ज़िद करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे तो बच्चे नहीं मानेंगे, डेफिनेटली बच्चे उसकी तरफ और ज़्यादा आकर्षित होंगे। तो इसलिए शुरुआत ही हम ऐसे करें कि टाइम स्ट्रिक्ट कर रखें कि अगर 2 घंटे के लिए कोई क्लासेस उनको ज्वाइन करना है तो उतने टाइम के लिए हम दें उनको। और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट जो होती है चीज़ें, कि अगर आपको हम कोई भी वीडियो गेम खेलने देंगे आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए, अगर आप ये वर्क कर लेंगे तो टोकन इकोनॉमी का भी जो रोल होता है वो हम यूज़ करें कि अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको हम 15 मिनट या 30 मिनट के लिए वो मोबाइल फ़ोन या फिर वीडियो गेम खेलने दें, उससे ज़्यादा नहीं खेलें। घर में बड़े रहते हैं तो बच्चों को उनके साथ छोड़ना चाहिए लंबे समय तक, जिससे कि उनका मानसिक विकास अच्छे रूप में हो सके। देखिए, डेफिनेटली जो बड़े लोग होते हैं उनसे ही बच्चे सीखते हैं, वही रोल मॉडल होते हैं। तो जैसे कि मैं बताया कि जॉइंट फैमिली में अलग अलग तरह की पर्सनालिटीज़ देखने को मिलती है और वही बच्चे अडाप्ट करते हैं और वही बच्चे सीखते हैं। तो संस्कार जो होता है ये कहीं ना कहीं बड़ों से ही मिलते हैं, तो इसलिए इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल होता है। तो पेरेंट्स को किस तरह से बिहेव करना है बच्चों के सामने ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स आपस में लड़ेंगे या गुस्सा करेंगे या बच्चों के सामने गलत तरीके से व्यवहार करेंगे तो बच्चे भी उसी तरह से उस चीज़ को सीखेंगे।
धन्यवाद डॉक्टर मनीष। आज आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई। अच्छी पेरेंटिंग होगी तो बच्चे मनोरोग की तरफ नहीं बढ़ेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग सदुपयोग होना चाहिए और भारत जैसे देश में संयुक्त परिवार का बहुत महत्व है। संयुक्त परिवार अगर रहेंगे तो बच्चे भी बहुत अच्छे संस्कार के साथ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन किसी भी बच्चे में कोई इस तरीके के, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सिम्टम्स उपस्थित होते हों तो इमीडिएटली टीचर से, पेरेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो बच्चे को मनोरोग चिकित्सक के पास लेकर जाएं। हर बार सेहतनामा में हम आपको दिखाते हैं एक विशेष अच्छे अंक के साथ में नए डॉक्टर को लेके आते हैं। हमेशा देखते रहिए DNN सेहतनामा। धन्यवाद।